एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर होता है वो एक न्यूमेरिकल एंड प्लस थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें से एग्जाम में आपसे ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, पर न्यूमेरिकल के लिए हमें इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलो अब हम इस चैप्टर के को स्टार्टिंग से अच्छे से डीपली समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिकल चार्ज की। इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है वो क्या करता है, प्रॉपर्टी को शो करता है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिकल फिनोमिना को ऑफ एन एटम। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो मिलके बना होता है हमारे एटम्स से। एटम जो होता है, एटम्स जो हमारे पास होते हैं तीन टाइप में इसके अंदर पॉइंट होते हैं। सबसे पहले होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटम्स में। जितने नंबर ऑफ हमारे प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे अपोजिट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसीलिए जो एटम्स होता है वो क्या करता है, न्यूट्रल एटम्स क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज की। हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। जो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है उसको हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी को शो करते हैं हम अनलाइक और लाइक चार्जेस को। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है वो टू टाइप्स का होता है। टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। अब हम अनलाइक के चार्ज करते हैं। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो अनलाइक चार्जेस होते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जो अनलाइक चार्ज होता है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो हमारे पास जो लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्ज कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं लाइक चार्ज। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल्स करेंगे एक दूसरे को। यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और हमारे पास जो लाइक चार्जेस होंगे जो एक सेम चाहे वो दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, एक दूसरे को दूर दूर करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी आती है जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती है। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है। एंड जो हमारे पास क्या करता है, थर्ड होते हैं हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो क्या करता है, क्वांटाइज प्रॉपर्टी को शो करता है। क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो कर देगा। क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है, एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ई क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जिसकी ही की वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज होता है, ई की वैल्यू हमेशा होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये हमेशा हमारी वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। जो हमारी क्वांटाइज प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। और ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, ये आइसोलेटेड सिस्टम को शो करता है। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि कैसी प्रॉपर्टी है, स्केलर क्वांटिटी है और आइसोलेटेड प्रॉपर्टी को शो करता है। आइसोलेटेड प्रॉपर्टी का मतलब होता है ना भी क्रिएटेड नोट भी डिस्ट्रॉय। क्वांटाइज प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वांटाइज प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है यानी कि Q इज इक्वल टू, यानी जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि E इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं। इस जो क्वांटाइज प्रॉपर्टी, इसके ऊपर आपसे एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अभी डिस्कस करते हैं। क्वांटाइज प्रॉपर्टी, इसके बेस पे जो हमारा न्यूमेरिकल होता है क्या होता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ electron in 1 coulomb. What is the number of electron in 1 coulomb? 1 coulomb charge, 1 coulomb हमारे पास क्या होता है, 1 coulomb चार्ज। अब हमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल, जब हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या दी है, आंसर क्या बने, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू को हम बोलते हैं चार्ज, क्यू की वैल्यू है 1 कूलम।
ई की वैल्यू कहते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई ई। यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो हमारे पास ई क्यू क्या 1 कूलाम, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6.25 × 10⁻18। ये आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। जब भी आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की बात की जाए तो आप जो फिनोमिना यूज करोगे, क्यू इज इक्वल टू एन ई। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल जो चार्जेज होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। यानी कि एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। यानी कि जो पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं हम क्या, हाई पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जो आपके पास जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है, वो करंट जो फ्लो करता है वो कहाँ से कहाँ करता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई टू लो। और जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो करते हैं कहाँ से कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमारे पास एक पॉइंट होता है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी कि जो हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो कहाँ से करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो कहाँ से कहाँ करेंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है उसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल होता है उसको डिनोट करते हैं V से। इज इक्वल टू होती है वर्क डन अपॉन चार्ज। यानी कि हमारे पास V इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। W इज इक्वल टू होता है वर्क डन, एंड Q इज इक्वल टू होता है चार्ज। जो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है, जो हमारी SI यूनिट होती है। फर्स्ट पोटेंशियल 1 वोल्ट, वर्क डन की होती है 1 जूल, एंड चार्ज की होती है 1 कूलाम। नाउ अब जो हमारे पास जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन, यानी कि जो ये टोटल अमाउंट पर यूनिट ऑफ दी पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो आपको होता है हाई पोटेंशियल चार्ज। तो हम इसकी जो SI जो यूनिट के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलाम। ये इसकी SI यूनिट के अकॉर्डिंग डेरिवेशन होती है। यानी कि इसको हम फॉर्मूले को इस तरीके ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। नाउ द डेफिनेशन क्या होगी, द नेट फ्लो ऑफ द चार्ज इन ए सर्किट पर सेकेंड। यानी कि टाइम इज जो T इज इक्वल टू होता है वो टाइम, इसको हमेशा डिनोट करते हैं सेकेंड में। एंड क्यू इज इक्वल टू हम इसको बोलते हैं चार्ज, जिसकी यूनिट होती है 1 कूलाम, एंड करंट की यूनिट होती है एम्पियर। नाउ जो हम इसकी SI यूनिट के अकॉर्डिंग इसको डिनोट करेंगे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम बाय सेकेंड। ये इसकी क्या हो गई, SI यूनिट हो गई। तो हम इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है उसको जो डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं 1 कूलाम। 1 कूलाम हमारा चार्ज है, टाइम हम सेकंड में लेके चलते हैं और करंट को एम्पियर में। तो डेफिनेशन क्या होगी, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम बाय सेकंड। द नेट फ्लो ऑफ द चार्ज पर सेकंड इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। अभी हमने 3 फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। सबसे पहले Q इज इक्वल टू NE, सेकेंड हमने फॉर्मूला ड्राइव किया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू क्यू W बाई क्यू, और उसके बाद थर्ड हमने ड्राइव किया इलेक्ट्रिकल करंट का, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तीनों फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन तीनों का यूज़ करके हम अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कितने पॉइंटों में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंसुलेटर। क्या आता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है,
इंसुलेटर हमारा पुअरेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें क्या होता है कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी वुड हो गई, प्लास्टिक हो गई, ये हमारे क्या होते हैं इंसुलेटर, जिसमें से हमारे पास कोई करंट फ्लो के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं फ्रीली मूव करते हैं। सेकंड होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है, इस ये कंडक्टर आपका इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है पर इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख नहीं सकते। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कुछ पॉइंटों में क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं, जैसे कि आपका फोन का चार्जर, ये आपका सेमी कंडक्टर होता है। थर्ड आता है आपके पास कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है आपके नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बिलियन मिलियन यानी थाउजेंड में हमारे क्या करते हैं फ्लो करते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टर, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपके घरों में जो फैंस होते हैं, ठीक है, टेबल फैन हो गया, इलेक्ट्रिकल मोटर हो गई, प्रेस हो गई, ये सब जिसमें से क्या होते हैं 220 वोल्टेज क्या करते हैं सप्लाई की जाती है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। फोर्थ पॉइंट होता है आपका सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से क्या होता है नंबर ऑफ फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बिलियन मिलियन में होते हैं, और जो इसमें लार्ज अमाउंट में आपका करंट क्या करता है फ्लो करता है, जिसको आप यूज टच करने पर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट्स लग जाता है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो यानी कि जिसमें हाई अमाउंट में क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। जिसमें स्मॉल अमाउंट में होती है कंडक्टर भी, जिसमें वेरी स्मॉल में होती है उसको सेमी कंडक्टर, जिसमें बिल्कुल भी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं कंडक्टर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास आता है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर। लेंथ ऑफ कंडक्टर का मीनिंग होता है जो हमारे पर रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लेंथ के। जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है करंट के लोड को ओवरकम करता है। यानी कि जो आपके जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है करंट ओवरकम कर देता है, यानी कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना ज़्यादा करंट उतना कम क्या होगा रेजिस्टेंस हो गया। सेकंड होता है आपका एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर डिफाइंड करता है यानी कि एरिया होता है जो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, इज इक्वल टू आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के। एंड थर्ड होता है आपके पास मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है जितना अच्छा मटेरियल होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा बेस्ट होगा, और उतनी ज़्यादा क्वालिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ये, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। मैंने इसके कंडक्टर के आपको 4 पॉइंट बताए हैं जो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस के। सबसे पहले होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। इस फैक्टर के बेस पे आपसे क्या होता है इसका डेरिवेशन भी निकलवाया जाता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्योंकि जब हम क्या करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर एरिया ऑफ कंडक्टर का यूज़ करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल, वहाँ पर हम रेजिस्टिविटी की यूज़ होगी, क्योंकि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसको क्या कर चेंज करने के लिए हम रेजिस्टिविटी का यूज करते हैं, उसको अब डिफाइन करते हैं हम। नेक्स्ट जो आपके पास जो टॉपिक आता है वो आता है आपका रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम रो से शो करते हैं, हमने भी डिफाइन किया था। जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, एंड सेकंड डिपेंड करता है हमारे पास एरिया ऑफ कंडक्टर पर। जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, एरिया होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या रोल यूज करते हैं एंड L बाय ए। इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने के बाद हमें फॉर्मूला मिलता है R इज इक्वल टू रो L बाय ए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रो की जो यूनिट होती है वो होती है हम निकालते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम के इक्वल होता है, रेजिस्टिविटी ऐसे, लेंथ होती है 1 मीटर में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। इससे कैंसिल आउट, तो रो की यूनिट आ जाएगी आपके पास 1 ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हमसे एक इस टाइम में रिलेशनशिप भी पूछ लेता है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की
जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, क्योंकि जो ओम्स लॉ क्या करता है, ओम्स ने हमें डिफाइन किया था जो हमारे पास जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और करंट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। यानी कि जितना ज़्यादा हम किसी भी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा करंट उसके अंदर फ्लो होगा और रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाता है। यानी कि जो I इज इक्वल टू होता है V/R के। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यूज करते हैं R इज इक्वल R इंटू आई। R की जो यूनिट होते हैं उसको बोलते हैं 1 ओम, यानी कि R इज द रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द current is flow in a circuit is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance is known as the Ohm's law। ओम्स ने क्या किया था, एक ग्राफ का यूज किया जिसको उसने बोला है VI ग्राफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, VI ग्राफ। VI ग्राफ में क्या होता है, इसको करंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं V। इस ग्राफ में जितना ज़्यादा हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, जितनी ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा करंट कर, तो यहाँ पर हमारा कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, ओम्स ने। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछे जाते हैं VI ग्राफ से रिलेटेड, जो आपके NCERT बुक्स में भी अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब भी हम कोई भी सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं, एक सीरीज में और जोड़ते हैं पैरेलल में। यानी कि किसी भी न्यूमेरिकल में जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में भी हो और पैरेलल में, उस टाइप के रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज मैंने क्या किया, 3 रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिए, तीनों को मैंने किस में ज्वाइंट कर दिया, सीरीज में। इस तरीके के रेजिस्टेंस लिए सर्किट के अंदर, और ये मैंने ज्वाइंट कर दिया सीरीज में R1 R2 एंड R3, और कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ जिसको मैंने V से शो कर दिया, और इसमें जो करंट फ्लो करता है वो करता है I। एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर याद रखना, जो रेजिस्टेंस है सीरीज में 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए सीरीज एज सोन इन फिगर। इस टाइप के जो रेजिस्टेंस होता है, जो एक ही सीरीज में रेजिस्टेंस को बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब हमारे पास जब भी रेजिस्टेंस इस सीरीज में होगा तो हमारी वोल्टेज क्या होगी, चेंज होगी, करंट क्या रहता है, सेम। यानी कि जो सीरीज का केस होता है वोल्टेज क्या होती है, चेंज होती रहती है, करंट क्या होता है, सेम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं टू क्वेश्चन। हमने क्या किया, हमने रेजिस्टेंस सीरीज निकालना, तो हमारी वोल्टेज क्या हो रही है, चेंज, करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या किया था, I इज इक्वल टू V/R। तो हमारे पास क्या हो रही है, करंट तो सेम है, वोल्टेज क्या हो रही है, चेंज, V इज इक्वल टू RI। तो हमने क्या लिया, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए लिया, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, R1 इंटू ऑफ I, क्योंकि हर एक के लिए हमारी क्या हो रही है, चेंज होने लगती है। सेकंड के लिए V2 इज इक्वल टू R2I आ गया, एंड थर्ड के लिए आया हमारा R3I इज इक्वल टू 3। तीनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, पुट कर दिया, एडिशन कर दिया, और यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि जो टोटल वोल्टेज तीनों से मिलके तो ये बनी है, क्योंकि इसकी वोल्टेज V1 V2 V3 ये लिखा था। V की वैल्यू क्या निकाली थी अपने, R ऑफ I इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, R1I R2I R3I। R क्या हो गया, कॉमन आ गया, यहाँ यहाँ आ गया I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से I से I RS, यानी कि सीरीज के लिए क्या आ गया, RS प्लस RS R2 R3। तो हमारे जब भी सीरीज का केस आएगा तो हमें नंबर ऑफ जो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होगा, मैंने अपने 3 रेजिस्टेंस लिए, तीनों को किस में कनेक्ट कर लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस तरीके से। तो ये रेजिस्टेंस मेरे किस में कनेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, चेंज, यानी कि I1 I2 और I3 R3
R2 और R1। जब भी आपका करंट क्या होता है चेंज होता है और वोल्टेज क्या आती है सेम, तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन लगेगा। दोबारा से हम क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है I इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यानी कि हमारा करंट क्या हो रहा है हर टाइम चेंज होने लग रहा है। I1 इज इक्वल टू वी बाय R1, I2 इज इक्वल टू वी बाय R2 और I3 इज इक्वल टू वी बाय R3। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द रिलेशनशिप द रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड दिस रिलेशन इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इस टाइप के हमारे कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम एक कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम रेजिस्टेंस इन सीरीज का भी यूज़ करेंगे और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का भी यूज़ करेंगे। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल्स है जिसमें हमारे पास 3 रेजिस्टेंस गिवन है R1, R2 एंड R3। एक वोल्टेज गिवन है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है इस तरीके से। तो हमें करंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। सबसे पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारा जो सर्किट है वो किस में कनेक्ट है। हमारा जो सर्किट होता है ये हमारा कनेक्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास क्योंकि देखते हमारे करंट की चेंज, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अपॉन R3। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके वैल्यू लिखी 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 30। जैसे ही इसका एलसीएम हम यूज करेंगे, एलसीएम जो आएगा आपका यूज करने पे वो आएगा 30। तीनों का एलसीएम क्या वो 30 आया, यानी कि 5 6 पे 3 पे और 1 पे। वैल्यू क्या आ गई 10/30, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन RP की वैल्यू आ गई 1/3। तो RP की वैल्यू क्या जाएगी 3। तो ओवरऑल जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 3। आपके पास जो RP की वैल्यू आई है वो आई है 3। वोल्टेज की वैल्यू है 6 वोल्ट। करंट की वैल्यू क्या निकलेगी, करंट होता है V बाय R। V की वैल्यू कितनी है 6, करंट आ गया 3, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। टोटल ओवरऑल करंट क्या आ गया 2। यदि आप क्या करते हो 1 बाय 1 डिस्कस करते हो, R1 की वैल्यू निकालते हो, R2, तो अलग अलग तरीके से भी निकाल के और तीनों को करंट की वैल्यू को भी ऐड कर सकते हो। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल ओवरऑल करंट। अब आपको बात आती है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है जो हमारी करंट की वैल्यू, करंट की रीडिंग को क्या करता है मेजर करता है। एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग को क्या करता है मेजर करता है। और कई बार हमारे पास सीरीज के केस में भी आते हैं, वहां पर डायरेक्ट सीरीज का केस का यूज करते हैं। और अब हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो हमारा कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को शो करता है। अब हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है, इसकी हमें सोल्व करना है। सबसे पहले हमारा जो करंट होता है वो मूवमेंट कर रहा है इस सर्किट में। यहाँ से करंट गया और यहाँ डिवाइड होने लग गया, तो इसका करंट करंट क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो ए और बी पोर्शन में सबसे पहले सोल्व करेंगे। जो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन लगाएंगे RP इज इक्वल टू 1 अपॉन RA प्लस 1 अपॉन RB में 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम आ गया 10, 2 प्लस 1 यानी कि 3/10। तो यानी कि RP की वैल्यू आपकी आ गई 10/3। उसके बाद हम क्या करते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं। जो हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास जो सर्किट को सोल्व करने के बाद एक सर्किट ये आ गया, दूसरे सर्किट को सोल्व किया ये आ गया, और यहाँ पर हमने क्या किया 5 वोल्ट और करंट क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, यानी कि 5 ओम और यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 10/3। और करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब दोनों के दोनों किस में हो गए सीरीज में। वो RS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 ओम प्लस 10/3। एलसीएम कितना आ गया 3, तो 1 आ गया 15 प्लस 10 यानी कितना आ गया 25/3। RS की वैल्यू कितनी आएगी 25/3। हमारे पास जो वोल्टेज है वो क्या है 5 वोल्ट। तो टोटल करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी V/R। V की वैल्यू कितनी है 5, R की वैल्यू 25 इंटू 3, 5 आ गया यानी कि 3/5 एम्पियर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई करंट की। तो हम जब भी सीरीज पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरीज में कौन सा है और पैरेलल में इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, तो हमें इस तरीके से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इम्पोर्टेंट हीटिंग
इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जब भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीटिंग एनर्जी में, या फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीटिंग एनर्जी में, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। जब भी हमने रिलेशन निकाला था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं W की, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी? आपके पास वर्क डन। क्योंकि जितना हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को करंट प्रोवाइड करेंगे उतना ही क्या होगा? वर्किंग में होगा। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल प्रेस होती है, इंडक्शंस होते हैं, गीजर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हीटिंग एनर्जी में। तो नाउ द आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल गई आई इंटू टी, टी यानी कि यहाँ पर वैल्यू किसकी पुट करेंगे हम? किसकी? W की। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V इंटू आई इंटू टी। अब हमारे पास यहाँ से रिलेशन निकालते हैं किसका? वो यहाँ से निकाल लेंगे, अप्लाई कर देंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई इंटू आर। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, यानी कि आई स्क्वेयर आर टी। W की वैल्यू आ गई। नाउ W इज इक्वल टू किसके होगा? H के, यानी कि हीटिंग इफेक्ट की, जिसकी यूनिट क्या होती है? 1 जूल। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। दिस इज द रिलेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। जब भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल्स में हीटिंग इफेक्ट्स वाले न्यूमेरिकल निकालना होता है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे आई स्क्वेयर आर टी। जो आपके पास H होता है वो इज इक्वल टू होता है वर्क डन के, जिसकी यूनिट होती है 1 जूल। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं पावर का। पावर इज डिफाइंड एज P इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी बाय टाइम, जितनी भी हम क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करता है उसकी वर्कबिलिटी पर, उसके टाइम पर, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि वर्क डन बाय टाइम, यानी कि पावर इज इक्वल टू, हमने वर्क डन की वैल्यू निकाल ली है आई स्क्वेयर आर टी, यानी कि W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम से टाइम, पावर इज इक्वल टू आ गया आई स्क्वेयर आर टी। जब भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल्स में पावर में आपको करंट और रेजिस्टेंस गिवन होगे तो पावर का फॉर्मूला आप यूज़ ये करोगे। यदि यहाँ पर आपको पावर की वैल्यू को चेंज करना होता है तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर का फॉर्मूला यूज़ करोगे, यानी कि वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इंटू आर, आर से आर कैंसिल आउट, यानी कि वी स्क्वेयर बाय आर। यानी कि जब आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। यदि आपको आर की वैल्यू को चेंज करना है तो आप क्या करोगे? P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू वी बाय आई। यहाँ से गया तो आई इंटू V यूज़ करोगे। दिस इज़ द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर। तो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव करना सिखाया। तो अब हम नेक्स्ट इसके टोटल फॉर्मूले को दोबारा से डिस्कस करने जा रहे हैं, उनको ध्यान से, जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम जो इलेक्ट्रिसिटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रिकल करंट का, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो अब हम बात करते हैं 1 वोल्ट, वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में। वोल्ट मीटर हमेशा मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, एमीटर करता है करंट की रीडिंग को। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू एन ई, ई इज इक्वल टू क्या होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारे पास होता है। नाउ एन इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई ई, Q होता है 1 कूलम, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट आता है आपके पास ओम्स लॉ। नेक्स्ट आएगा आपके पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? I इज इक्वल टू वी बाय आर, यानी कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास रेजिस्टेंस का। जब आपको लेंथ गिवन हो, एरिया गिवन हो, मटेरियल गिवन हो एंड टेम्परेचर गिवन हो और रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछता है किसी भी वायर के, I इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो इज रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ये डिपेंड करती है हमेशा, जो ये क्या किसके डिपेंड करेगी? किस पे? मटेरियल पे
मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे, बट डिपेंड नहीं करती किस पे, लेंथ पे एंड एरिया पे, यानी कि जो ये डिपेंड नहीं करती इस पे। नेक्स्ट आता है आपके पास रेजिस्टेंस इन सीरीज का, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब भी रेजिस्टेंस इन सीरीज में तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। यदि आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो वहाँ पर यूज़ करेगा 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस n से Rn तक। ये पैरेलल के लिए है, ये किसके लिए, आपका सीरीज के लिए, और ये किसके लिए है, पैरेलल के लिए इन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आता है आपके पास हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वहाँ पर H इज इक्वल टू I²RT का यूज़ करोगे। H की जो यूनिट होती है वो होती है 1 जूल। नेक्स्ट आता है आपके पास पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। पावर से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, फर्स्ट करोगे I²R, जहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं गिवन होती, यानी कि इज इक्वल टू पावर के एक यूज़ करोगे, पावर इज इक्वल टू आपका यूज़ करोगे V²/R, जब आपके क्या हो, करंट गिवन नहीं होता। एक नेक्स्ट यूज़ करोगे आप पावर का फॉर्मूला V/R, जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस नहीं गिवन होता। जो ये फॉर्मूले इनके बेस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करना, अच्छे से इसके नोट्स तैयार करना। अभी जो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन एंड कुछ थ्योरिकल पार्ट्स बताया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले को कैसे रिवीजन करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होते हैं, ये सभी फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। यदि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।